हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे, जो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। इतिहासकारों के लिए लगभग 700 से लेकर 1750 तक के बीच के 1000 वर्षों की स्टडी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसकी मुख्य वजह इस अवधि में विकास का स्तर और विविधता है। इस अवधि में अलग अलग समय पर नई टेक्नोलॉजीज आई, जैसे सिंचाई के लिए पर्सियन व्हील, बुनाई करने के लिए स्पिनिंग व्हील और युद्ध में उपयोग होने वाले तोप और बंदूक। इस अवधि के दौरान उपमहाद्वीप में नए नए फूड आइटम्स और बेवरेजेस आई। फॉर एग्जाम्पल आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ये याद रखने वाली बात है कि लोग अपने साथ नई टेक्नोलॉजीज और नई नई फसलों के बारे में जानकारी लाए और वे अपने साथ अपने कुछ नए आइडियाज भी लेकर आए। इसका नतीजा ये हुआ कि इस अवधि को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की अवधि कहा जाने लगा। दिस वॉज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। यह गतिशील रहने का यानी लोगों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाने का समय भी था। इस अवधि में लोगों के समूह नए अवसर तलाशने के लिए बहुत दूर दूर तक गए। हमारे देश में अपार संपत्ति थी। आप सबको यह पता ही होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस वजह से लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए दूर दूर से आते थे और सब कॉन्टिनेंट के पास इतनी शक्ति थी कि वह किसी का भी भाग्य बना सकता था। इस अवधि में लोगों का एक समूह ऐसा था जो बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। इस समूह के लोगों को राजपूत नाम से जाना जाता था। यह नाम एक शासक के पुत्र राजपुत्र से लिया गया था। 8th और 14th सेंचुरी के बीच आमतौर पर राजपूत शब्द योद्धाओं के एक समूह के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जो समूह क्षत्रिय जाति के होने का दावा कर रहा था। राजपूत शब्द में केवल शासक और मुखिया शामिल नहीं थे, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में विभिन्न राजाओं की सेनाओं में सेवा करने वाले सैनिक और सेनापति भी शामिल थे। कवियों ने राजपूतों की कुछ विशेषताओं की ओर संकेत किया, जैसे राजपूत बहुत शूरवीर, बहादुर, ईमानदार और वफादार होते थे। राजपूतों की तरह ही दूसरे लोगों के समूह जैसे मराठा, सिख, कायस्थ, जो शास्त्रियों और सचिवों की एक जाति है, जाट, अहोम आदि ने भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनने के लिए इस समय के अवसरों का उपयोग किया। इस अवधि के दौरान एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए वनों को काटकर साफ कर दिया गया। दूसरी जगहों के मुकाबले कुछ एरियाज में बहुत तेजी से और पूरी तरह से बदलाव आया। इस वजह से वनवासियों को अपना हैबिटेट यानी जिस जगह पर वे रहते थे वहां से दूसरी जगह जाना पड़ा। हैबिटेट का मतलब होता है कि जो भी जिस जगह रहता है वह उस जगह के आसपास के इन्वायरमेंट के अनुसार ढल जाता है और वहीं पर वह कमाई करता है और अच्छे सामाजिक संबंध भी बनाता है। जैसे वनवासी वन में रहते थे, वहां के इन्वायरमेंट के अनुसार ढले हुए थे, वन में रहकर कमाई करते थे और उनके समाज के साथ भी अच्छे संबंध थे। जो वनवासी अपने रहने की जगह से दूसरी जगह रहने के लिए चले गए, उनमें से कुछ वनवासी किसान बन गए। उन्होंने जमीन जोतकर खेती करनी शुरू कर दी। ये नए किसान समूह धीरे धीरे क्षेत्रीय बाजारों, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, जिस वजह से वे बड़ी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का हिस्सा बन गए और किसानों के लिए स्थानीय शासकों को टैक्सेस पे करना और उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करना बहुत जरूरी हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों के बीच महत्वपूर्ण
आर्थिक और सामाजिक अंतर आने लगा। इस वजह से उनके बीच मतभेद भी होने लगे। कुछ किसानों के पास ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, कुछ के पास भूमि के साथ साथ कैटल यानी पालतू जानवर भी थे। लेकिन जब फसल कट जाती थी, फसल कटने के बाद और दूसरी फसल उगाने के बीच का जो समय होता था, तब किसानों के पास ज्यादा काम नहीं होता था। इसलिए वे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ कारीगरी का काम भी करते थे। जैसे जैसे सोसाइटी में बहुत अंतर आ गया, तब लोगों को जातियों या उपजातियों में बांटा गया और उन्हें उनकी पृष्ठभूमि और उनके व्यवसायों के आधार पर रैंकिंग में रखा गया। कहने का अर्थ है कि लोगों को उनके काम के आधार पर जातियों में बांटा गया। यह रैंकिंग हमेशा के लिए निश्चित नहीं होती थी। जाति के किस सदस्य के पास कितनी शक्ति थी, सदस्य का कितना प्रभाव था और उसके पास कितने संसाधन थे, इन सभी बातों के अनुसार सेम जाति का स्टेटस जगह के अनुसार चेंज होता रहता था। जातिस अपने सभी सदस्यों के व्यवहार को मैनेज करने के लिए अपने खुद के नियम और अधिनियम बनाती थी। इन अधिनियमों को एल्डर्स की एक सभा द्वारा लागू किया जाता था। इस सभा को कुछ क्षेत्रों में जाति पंचायत के रूप में जाना जाता था, लेकिन सभी जातियों के लिए अपने गांवों के नियमों का पालन करना भी बहुत आवश्यक था। कई गांवों पर एक मुखिया का शासन होता था और ये सारे गांव मिलकर राज्य की एक छोटी इकाई थे। रीजन एंड एम्पायर। चोल, तुगलक और मुगल जैसे बड़े राज्यों में बहुत सारे क्षेत्र शामिल थे। एक संस्कृत प्रशस्ति में एक दिल्ली सुल्तान जिसका नाम गयासुद्दीन बलबन था की प्रशंसा की गई है। बलबन ने 1266 से 1287 तक शासन किया। प्रशस्ति में बलबन की प्रशंसा में लिखा है कि वह एक विशाल साम्राज्य का शासक था, जो साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान में गजनी तक फैला हुआ था और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत शामिल था। दक्षिण भारत को द्रविड़ नाम से भी जाना जाता है। गोड़ा, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लोग गयासुद्दीन बलबन की सेना का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए बलबन की सेना को देखकर भाग जाते थे। इतिहासकारों ने गयासुद्दीन बलबन के जीत के दावों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है, जैसे बलबन की सेना को देखकर ही सभी क्षेत्रों की सेनाएं भाग जाया करती थी। इसके साथ ही इतिहासकार यह समझने की कोशिश करते हैं कि सभी रूलर्स सब कॉन्टिनेंट के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण रखने का दावा क्यों करते रहे। लैंग्वेज एंड रीजन। भाषा और क्षेत्र। 1318 में कवि अमीर खुसरो ने नोट किया कि इस लैंड के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है, जैसे सदर्न कर्नाटका में सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, गुजरात में गुजरी, तमिलनाडु में मबारी, बंगाल में गौरी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अवधी और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हिंदवी। अमीर खुसरो ने बताया कि संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो किसी भी क्षेत्र से संबंध नहीं रखती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा थी। आम लोग इस भाषा को नहीं जानते थे। इस भाषा को केवल ब्राह्मण ही जानते थे और बोलते थे। 700 वर्ष तक बहुत से क्षेत्रों में पहले से ही उनका अपना अलग भौगोलिक आयाम, उनकी अपनी भाषा और अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं थीं। ये सभी क्षेत्र अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज से भी जुड़े हुए थे। इन सभी राज्यों के बीच लड़ाई थी, यानी सभी राज्य एक दूसरे का विरोध करते थे। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करने के लिए योग्य थे जो पैन रीजनल था, यानी जिस साम्राज्य का अपना भौगोलिक क्षेत्र था या फिर जो साम्राज्य विविध क्षेत्रों में फैला हुआ था। ये सभी साम्राज्य स्टेबल यानी स्थिर और सफल नहीं थे।
18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर का पतन हुआ तब क्षेत्रीय राज्य फिर से उभर कर आए, लेकिन इतने सालों का शाही शासन और साम्राज्य का विस्तार करके अपने राज्य से परे शासन करने से क्षेत्रों की स्थिति बदल गई। उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में जिन क्षेत्रों पर जिन छोटी बड़ी स्टेट्स का राज था, उन क्षेत्रों में उन स्टेट्स की विरासत देखने को मिलती है। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद अब जो क्षेत्रीय राज्यों की अलग और साझा परंपरा उभर रही थी, उसमें कुछ चीजें साफ स्पष्ट हो रही थी, जैसे शासन प्रणाली के क्षेत्र में बदलाव, अर्थव्यवस्था के संचालन में बदलाव, उच्च वर्ग की संस्कृति और उनकी अपनी भाषा। 700 से 1750 तक के हजारों वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठा अकेले ही आगे नहीं बढ़ी। इन सभी क्षेत्रों ने अपने क्षेत्र से बाहर जहां जहां भी राज किया, उन सभी राज्यों के साथ इन क्षेत्रों का एकीकरण था। इस वजह से उन राज्यों का प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ा और इसलिए ये क्षेत्र अपनी अलग पहचान ना खोते हुए आगे बढ़े। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.